जय हिंद साथियों। मैं आपके साथ विजय सर स्वागत करते हैं हर भाई बहन का, हर गृहिणी का, हर शिक्षक बंधु का जो भी गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है, सरकारी शिक्षक बनना चाहता है। आपके अपने परिवार, अपने यूट्यूब चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन टीटी जम्स। बात करेंगे पर्यावरण की क्लास की। ये 9वीं क्लास है भैया, और इसकी पिछली क्लासेस आपने नहीं देखा तो यहाँ पर बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जल चक्र से बात करेंगे आज। पिछले 7 सालों से अक्सर यह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी लगातार पूछे जा रहे हैं। टॉप 25 प्रश्न रहेंगे, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। गोल्डन वीडियो है, गोल्डन चांस है सरकारी शिक्षक बनने के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों फाइनली पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा हर प्रश्न। और वीडियो पॉज कर आप लोग कमेंट बॉक्स भी अपना कर सकते हैं स्कोर। ठीक है, ये कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन रीड करिए, वीडियो पॉज कर आप अपने से आंसर दीजिए। इसके बाद लास्ट में आप स्कोर कार्ड भी अपना कमेंट करके बताइए हमें। क्वेश्चन यह दिया गया है प्यारे मित्रों कि दूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होता है। अगर दूषित जल है उसमें हम फिटकरी डाल देते हैं तो क्या होता है, जल साफ हो जाता है। ठीक है, या आपकी अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, दूषित जल में अगर फिटकरी हम डालेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जो अशुद्धियां होती हैं वो क्या होती है, नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट आंसर सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कई बार आपकी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यह बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वर्ग 2 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, सीटेट में पूछा जा चुका है, और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की भी यहाँ पे ठीक है लेकर आए हैं। पहला है ऑप्शन की जल पर्यावरण का अजैविक घटक है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य बताना है। जल पर्यावरण का अजैविक घटक है। अजैविक मतलब होता है भौतिक घटक। तो क्या बताइए, पर्यावरण में जो है जल हमारा भौतिक घटक है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है। जब भौतिक घटक है तो आपका क्या हो जाएगा, जैविक घटक, अजैविक घटक होगा। अजैविक घटक मतलब होता है भौतिक घटक। ठीक है, तो यानी कि पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। सेकंड है, हमारे लिए सिर्फ 1% जल ही उपयोगी है। यानी कि पीने के लिए, जो पीने के लिए है जल, हमारे जो पीने के लिए उपयोगी है वह मात्र टोटल 1% है। 1% ही पानी हमारे लिए पीने की उपयोगी है, यूजफुल है। ठीक है, यानी कि दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तीसरा है कि दूषित जल पीने से शारीरिक में विकलांगता आ सकती है। बिल्कुल सही बात है, अगर हम दूषित जल पिएंगे तो हमारे शरीर में क्या विकलांगता आ सकती है। चौथा है, गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता। ये गलत है, असत्य है। ऐसा नहीं है कि अगर जल जो है गर्म है तो प्रदूषण नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन आपका सत्य दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, मिनी माता एक प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। यानी मिनी माता जो है आपका एक प्रदूषण जनित रोग है, उसका परिणाम क्या है। ठीक है, समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, और औद्योगिक पारा अपशिष्टों को पानी में छोड़ने का, या मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्टों को पीने के पानी में छोड़ने का। तो मिनी माता एक प्रदूषण जनित रोग है, जो परिणाम हो जाता है वह होता है औद्योगिक पारा अपशिष्टों को पानी में छोड़ने का। तो दोस्तों राष्ट्र हित में चैनल है, देश हित में चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ फाइल पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ फाइल भी आपको मिलती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, तो बात करेंगे मलेरिया नामक बीमारी किस प्रकार के क्षेत्र में अधिक देखी जाती है। जो आपकी मलेरिया नामक बीमारी होती है वो अधिकतर किस क्षेत्र में देखी जा सकती है। पहला ऑप्शन देखिए, जहां वर्षा की मात्रा अधिक हो, जहां वातावरण में आर्द्रता अधिक हो, जहां जल एकत्र होने की समस्या हो। अब बताइए यहाँ पर कौन कौन सही होगा। जहां मलेरिया नामक बीमारी किस प्रकार के क्षेत्र में अधिक देखी जाती है, ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी। तो आपके देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जहां वर्षा की मात्रा अधिक होती वहां भी मलेरिया नामक, क्योंकि मच्छर, भाई वर्षा अधिक होगी मच्छर उत्पन्न होंगे, पानी इकट्ठा होगा। ठीक है, पानी इकट्ठा होगा तभी तो मच्छर उत्पन्न होते हैं, मच्छर उत्पन्न होते हैं तभी यहाँ पे मलेरिया होती है। तो आपके तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर भाई बहन, हर गृहिणी,
हर शिक्षक बंधु जो भी गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है, सरकारी शिक्षक में अपनी एक सीट पाना चाहता है, उसके सभी के लिए वेलकम, स्वागतम। ठीक है, बात करेंगे वैज्ञानिक रोनाल्ड रास के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी लोग परिचित हो जाइएगा वैज्ञानिक रोनाल्ड रास से। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला है कि इन्होंने यह खोज की कि मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। सेकंड है, इनको इसके लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार 1905 में मिला। ठीक है, अब उपरोक्त में से कथन ए सही है, बी सही है, दोनों सही है। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा कथन है। वैज्ञानिक रोनाल्ड रास के ये दो कथन दिए गए हैं, उनके अनुसार कौन सा कथन सही है। इन्होंने यह खोज की कि मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन बी दिया है कि इनको इसके लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला, बिल्कुल इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन सन 1905 में नहीं मिला था। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। यानी कब मिला था मैं बता देता हूँ, सन 1902 में इनको, ठीक है, रोनाल्ड रास को क्या है, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, सन 1902 में मिला था। ठीक है, ना कि 5 में। तो केवल आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि कक्षा में शिक्षक मलेरिया से रोकथाम के उपाय बताता है। यानी आप मान लीजिए गवर्नमेंट टीचर में सिलेक्शन हुआ है आपका, और आप अपने बच्चों से यह मलेरिया की रोकथाम के बारे में उपाय बताते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि क्या है, सबके, यह मूल नहीं है, देखिए सबके स्कूल में मच्छर हैं, ऐसे में मच्छरों से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए क्या उपाय बेहतर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्कूल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप चर्चा कर रहे हैं स्कूल पर, तो स्कूल में मच्छर है। ठीक है, तो ऐसे में मच्छरों से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए क्या उपाय बेहतर होगा, यह बताना है। चलिए ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन है कि एकत्र या रुके हुए पानी में मिट्टी का तेल का छिड़काव करना चाहिए। सेकंड है, लोगों को जल में इकट्ठा होने वाले दूषित पदार्थों की साफ सफाई के लिए जागरूक करना चाहिए। या पानी एकत्र ना हो इसका समुचित ख्याल रखना चाहिए। कौन सा सही है, तो बिल्कुल आपके तीनों सही हो जाएंगे, ए बी सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रोकथाम के लिए उपाय बेहतर है, तो उपाय के लिए यही बेहतर है कि जहाँ एकत्र पानी हो मिट्टी के तेल का छिड़काव कर दें, लोगों को जल इकट्ठा होने वाले दूषित पदार्थों की साफ सफाई या जागरूक करें, जहाँ पत्ते वत्ते वगैरह पेड़ पौधे के जो पड़े रहते हैं उनको साफ सफाई रखें। ठीक है, और पानी एकत्र ना होने के इसका समुचित ख्याल भी रखना चाहिए, जिससे प्रदूषण कम हो सके। यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, और उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आए भैया तो आप लोग अब तो फटाफट कर लेंगे, कम समय में ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा आंसर करके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए कथन दिया गया है, विचार करेंगे। पहला कथन है, पृथ्वी पर जल का एकमात्र मुख्य स्रोत वर्षण है। वर्षण मतलब वर्षा है। ठीक है, पृथ्वी पर जो जल आता है वह वर्षा के माध्यम से आता है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा कोई माध्यम नहीं है। वाष्पीकृत तो होता है वाष्प के द्वारा, लेकिन जो पृथ्वी पर जल आता है, जो वाष्पीकृत होता है नदियों, समुद्रों, तालाबों से, वही पानी फिर वह बादल के रूप में, वर्षा के रूप में आता है। ठीक है, सेकंड आपका है कथन कि वर्षा जल संग्रहण जो है जल संरक्षण का एक प्रमुख उपाय है। बिल्कुल सही बात है। अगर जो बारिश होता है पानी, ठीक है, मौसम भी आ रहा है, पानी भी मौसम बढ़िया चल रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम है। इस मौसम में जो वर्षा का जल हो संग्रहण करने के लिए जो है जल संरक्षण का एक प्रमुख उपाय होता है कि वर्षा के जल को संरक्षण कर लेना चाहिए। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, या आपके दोनों सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी पर जल का एकमात्र मुख्य स्रोत वर्षण है, बिल्कुल सही बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आपके दोनों ऑप्शन, जो दोनों कथन यहाँ पे सही होंगे। ठीक है, पहला ए भी कथन सही है और बी भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर भाई बहन से ध्यान करूंगा। देखिए थोड़ा सा 15 से 20 मिनट समय निकाल कर बैठा करिए, क्योंकि यह आपके लिए लाइफ का सवाल है भैया। टीचर बनेंगे, गवर्नमेंट शिक्षक बनेंगे, ठीक है, तो आपका सपना है बनने के लिए, तो आपका लाइफ का सवाल ही हो गया। तो अपने लाइफ के ठीक है, तो अपना उद्देश्य और अपना गोल्डन चांस मिस मत करिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए कि भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है। यानी जो भूमिगत जल है उसका जो स्तर है उसको अगर प्राकृतिक स्तर पर पुनः ला लें, जो पहले स्तर था, ठीक है, पिछले ज़माने में, आज से 100-200 साल पहले की बात कर रहे हैं,
वो जमाने में था कि अगर हम यहाँ पे 10 फुट गड्ढे खोद देते थे तो वहाँ पे जल निकल आता था, वो जमाना था। और आज यहाँ पे देखिए 2-2 300 फुट बोरिंग होती है, फिर भी जल यानी पानी की मात्रा एक बूंद भी नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे भैया, अगर पुरानी प्राकृतिक पुनः फिर से लाना चाहते हैं जल स्तर को, पारंपरिक फसलों का उगाया जाना, धान और गन्ने की उगने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। भैया इससे क्या उचित है, अगर हमें प्राकृतिक लाना है जल स्तर तो फसलों और गन्ने खेती क्षेत्रफल इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ है क्या है भैया, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना चाहिए या औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, जिससे वहाँ पे वर्षा का जल संरक्षण होगा और वहाँ पे जल स्तर का भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है। अगर जल संरक्षण को बढ़ावा देना है हमें तो हमें क्या करना होगा, कम उपयोग करना होगा जल को, या जल को पुनः उपयोग करना होगा, या जल को पुनः चक्रण के रूप में उपयोग करना होगा। तो देखिए जल संरक्षण को अगर हम बढ़ावा देना है तो हमें ये तीनों काम करने होंगे, कम उपयोग, पुनः चक्रण। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। हर टीटी एग्जाम में पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है टीटी एग्जाम का कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है 22 मार्च, 21 सितंबर, 13 जनवरी, 5 जून। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 22 मार्च को आपको विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो अभी फिलहाल मनाया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भीम संघ के विषय में कौन सा कथन सही है। देखिए जो दो संघ हैं आपके वर्षा जल संरक्षण से, एक भीम संघ है आपका और दूसरा संघ आता है तरुण भारत संघ। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों संघ से पूछे जाते हैं। अब इससे जुड़ी यहाँ पे कथन कुछ दिया गया, उसको आइए बताते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, यह बताना है। पहला कथन पढ़ते हैं, यह जल संरक्षण से जुड़ी संस्था, बिल्कुल सही बात है, जो भीम संघ है वह जल संरक्षण से जुड़ी संस्था है। सेकंड ऑप्शन है, इसका संचालन बच्चों द्वारा किया जाता है। देखिए जो भीम संघ है यह कर्नाटक के होलगुंडी में कार्यरत है। कर्नाटक के एक छोटा सा ठीक है शहर है जिसे होलगुंडी बोलते हैं, ये वहाँ पर ये कार्यरत है। और जो बच्चों के लिए एक विशेष संस्था, यानी बच्चों की संस्था, ये बीवी सही हो गया। और ये पूछा जा सकता है कहाँ पर है भीम संघ, तो कर्नाटक के होलगुंडी पर है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि यह संस्था कर्नाटक में कार्यरत है। देखिए पूछा भी गया है, तीसरा क्या है, यह कर्नाटक में संस्था जो है कार्यरत है। तो ए बी सी आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। और पूछ लीजिएगा कर्नाटक में कहाँ है, तो होलगुंडी में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा संघ यहाँ पे जल पुरुष के नाम से जो प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह का संबंध किस संस्था से है। मैंने आपको बताया ना, जल संरक्षण में दो ही संस्थाएं हैं, एक तरुण भारत संघ, एक भीम संघ। तो भीम संघ वाला पिछला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन है तरुण भारत संघ, यानी तरुण भारत संघ हो जाएगा। यह संस्था जो है राजस्थान में कार्यरत है। पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, बता देना है। ठीक है, राजस्थान में यह संस्था आपकी कार्यरत है। ठीक है, तरुण भारत संघ ये राजस्थान में है और आपके जो भीम है वह कर्नाटक में है। तो जो ये देखिए तरुण भारत संघ है, राजस्थान में कार्यरत है। ये जल पुरुष राजेंद्र सिंह इसी संस्था से संबंधित है। अगर जल पुरुष का नाम आ जाए तो बताइए पर्यावरण में राजेंद्र सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। ये सीटेट में आपके प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जो क्वथन होता है, ठीक है, क्वथन मतलब होता है उबलना, यानी कि जहाँ पर जल उबलने लगता है वह जल का क्वथनांक कहलाता है। और वाष्पीकरण में क्या अंतर है, क्वेश्चन पूछा गया, यानी क्वथन में और वाष्पीकरण में अंतर क्या है, यह पूछा गया था। तो चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं बदलती। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि जो आपका वाष्पीकरण है वह किसी भी तापमान पर हो सकता है। आप देखते होंगे नदी, तालाबों, समुद्रों से, ठीक है, 12 महीने जो होता है, 12 मंथ, ठीक है, आपका जल वाष्पीकरण होता है। चाहे वर्षा ऋतु में हो, चाहे ठंड का समय हो, चाहे शीत ऋतु हो, चाहे बसंत ऋतु हो, किसी भी ऋतु हो, वाष्पीकरण कोई किसी भी तापमान पर हो सकता है। लेकिन क्वथन की बात करेंगे, क्वथन जब आपका 100 डिग्री सेल्सियस होगा
तभी जल उबलेगा। जब पानी उबलने लगता है तो वह उसका क्वथनांक होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में जल का क्वथनांक होता है। ठीक है, तो क्वथनांक वही होता है जब वह उबलने लगता है, तो वही उसका क्वथनांक कहलाता है। तो उसका निश्चित है, लेकिन वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता क्यों? काफी टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि नींबू जो है आपका साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। अब ये नमकीन पानी में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या है, नमकीन पानी यानी कि लवणता की अत्यधिक अत्यधिक मात्रा है। ये कह सकते हैं मृत सागर का पानी है। ठीक है, जो अत्यधिक लवणता पाई जाती है। अब यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं कि क्यों भैया डूब जाता है। नींबू लेंगे साधारण पानी में, अगर उसमें डुबो देंगे डूब जाएगा। उसमें नमक घोल लीजिए एक गिलास में पानी के साथ, उस पर नींबू डालिए, नींबू आपका नहीं डूबेगा। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़िए कि नींबू का जो घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। जब देखिए नींबू का घनत्व अधिक हो जाएगा नमकीन पानी में तो डूब ना जाएगा, यानी कि यह गलत दिया है। ठीक है, घनत्व अधिक हो जाएगा तो भैया डूब जाएगा। मान लीजिए कोई भी आपसे अधिक बलवान है तो वही न जीतेगा। ठीक है, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वही जीतेगा, यानी जिसका घनत्व ज्यादा होगा वह पानी में डूब जाएगा। ठीक है, सेकंड है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, ये भी हो गया। चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं कि साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। अब देखिए प्रश्न आ गया, देखिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है लेकिन ध्यानपूर्वक बता रहा हूँ क्वेश्चन। अगर आप देखिए ऑप्शन जो है आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो आप बता देंगे आंसर क्या होगा। आंसर होगा भैया नींबू साधारण पानी में नहीं डूबता, नमकीन पानी में डूब जाता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। देखिए नमकीन पानी घनत्व अधिक होता है यानी कि बलवान कौन है, नमकीन पानी वाला बलवान ज़्यादा है और साधारण पानी वाला बलवान कम है, इसलिए नींबू उस पर डूब जाता है। यह बलवान अधिक है नमकीन वाला, इसलिए उससे हार जाता है, यानी कि ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती। यानी अगर हम रक्त की जांच करना हो तो अगर रक्त में क्या हो, क्या चीज पाया जाए कि हमें मलेरिया की पहचान हो जाए, कि मलेरिया के लक्षण दिखाई देते हैं, रक्त में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे मलेरिया के लक्षण दिखाई देते हैं। रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं होती हैं, रक्त में मच्छर के लार्वे होते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे होते हैं, या लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी या ठीक है प्लाज्मोडियम होता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। अगर आपके रक्त में मलेरिया है तो और आपके समझ लीजिए जो आरबीसी होती है उसमें मलेरिया यानी कि परजीवी प्लाज्मोडियम पाया जाता है, वो उसी से आपकी जांच होती है कि आपके मलेरिया हो गया आपको। ठीक है, मलेरिया रोग की उसी से जांच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि रेखा की माँ जो है के लिए योजना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। जो रेखा की माँ है, मान लीजिए आपकी माँ, हमारी माँ, किसी की माँ है, पानी लाती है रोजाना तालाब से, ठीक है, उस पर फिटकिरी डालती है भैया। तो फिटकिरी क्यों डालते हैं भैया, यह जानना जरूरी है कि नदी या तालाबों से पानी लाते हैं तो फिटकरी क्यों डालते हैं, साधारण सा क्वेश्चन यह है। तो पहला ऑप्शन पढ़िए कि पानी को रंगहीन करने के लिए, हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए, या कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, या पानी में उपस्थित रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा, जो हल्के निलंबित अपद्रव होते हैं उनको अवसादित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि के लिए मछली घर या एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। ठीक है, जो मछली घर है आपका उसमें उस एक्वेरियम में हवा वाला जो है पंप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? चलिए, पहला ऑप्शन दिया है पानी को साफ करने में, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने में, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने में, या मछली घर एक्वेरियम को शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मछली वाले में, मछली घर जो होता है एक्वेरियम में, हवा वाला पंप जो रखा जाता है वह किस लिए रखा जाता है, ताकि जो है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने में। ठीक है, जब अधिक ऑक्सीजन पानी में रहेगा तो मछलियां तभी तो जीवित रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित की सावधानी पड़ती है। यानी मान लीजिए आप गली चल रहे हैं, कहीं भी है, क्योंकि बारिश का मौसम है, वहाँ पे आपको एक पोस्टर दिखाई देता है जिस पर बीमारी की रोकथाम से संबंधित कुछ बातें लिखी होती हैं। आइए पढ़ते हैं। पहला है कि अपने आसपास पानी को एकत्रित ना होने दें, पानी के बर्तनों
कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी एकत्रित हो जाता है तो मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। ये तीनों दिया गया है। पोस्टर का उद्देश्य है कि फैलने के विषय में जागरूकता पैदा करना। ठीक है। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर के फैलने में, चेचक और मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू या टाइफाइड और हैजा। तो देखिए, पोस्टर का उद्देश्य है कि डेंगू और जापानी मस्तिष्क जो ज्वर होता है उसको फैलने के विषय में जागरूकता प्रदान करना, जिससे कि अत्यधिक मात्रा में फैल ना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। हर भाई बहन से निवेदन करता हूँ वीडियो अंत तक देखिए, समझ के जाइए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है। यानी एक कटोरी लेते स्टील की, खाली है, वह पानी पे तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इस तथ्य द्वारा जो व्याख्यायित क्या किया जाएगा? ठीक है, क्या व्याख्यायित किया जाता है भैया? मान लीजिए कटोरी है, खाली है, पानी पे नहीं डूबती है, और एक छोटी सी जो है कील अगर, ठीक है, लोहे की लेते हुए डूब जाती है। पहला देखिए ऑप्शन, लौह पानी की तुलना में हल्का और स्टील पानी की तुलना में भारी होता है। ये तो गलत बात है। अगर लौह हल्का होगा तो क्यों डूबेगा भाई? स्टील अगर पानी से भारी है तो क्यों तैरता रहेगा? गलत है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। स्टील की कटोरी पर लगने वाला उसके भार की तुलना में बल ज़्यादा है, इसलिए वह ऊपर तैरता है, क्योंकि नीचे से वह ढोंस रहा है। पानी क्या रहा है? धक्का दे रहा है ऊपर, बल ज़्यादा है उसके पास, तो वो ऊपर ही रहता है। जबकि लोहे के कील को लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम होता है, उसको धक्का नहीं दे पाता है कि लोहे की कील को जल यानी पानी कील को धक्का नहीं दे पाता है, इसलिए वह कील में डूब जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी को भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी कैसा होता है? देखिए, यानी कि पहले हमें क्या, गर्म जल करते हैं, उबालते हैं, फिर उस जल को ठंडा करते हैं कमरे के तापमान के बराबर, जितना कमरे का तापमान होता है उसको वहाँ पे करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, एक्वेरियम में जो डाल देते हैं उस पानी को, तो वह मछली जब, ठीक है, उसमें एक्वेरियम में होती है मछली मर जाती है। इसलिए क्यों होता है? मछली के तैरने के योग्य पानी नहीं रह जाता, क्योंकि भैया पानी उबालते हैं, फिर कमरे के तापमान पर, ठीक है, उसको ठंडा करते हैं, फिर उसको पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि मछली के तैरने के योग्य वह पानी नहीं हो जाता, ऑक्सीजन रहित हो जाता है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं हो जाता, या खनिज रहित हो जाता है। ठीक है। तो जल हम जो उबाल लेते हैं वो जब ठंडा करते हैं वह आपका खनिज रहित हो जाता है, जिससे वह मछली मर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर या मच्छरों से होने वाले फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? यानी जो मच्छरों से फैलने वाला रोगों का समुच्चय कौन सा है? चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, हैजा, डेंगू, मलेरिया, या चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जो है मच्छरों से होने वाला या फैलने वाला रोगों का समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या एकत्र हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। देखिए, रुके हुए पानी से जो एकत्रित होता है उससे जो बीमारी होती है, तो सभी लोग जानते हैं कौन सी बीमारी हो जाएगी भैया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मलेरिया हो जाएगा। जहाँ पर एकत्र पानी होगा, अगर वहाँ पे बीमारी हो रही है, ठीक है, तो वो मलेरिया कहलाती है। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन कैसे लगे फीडबैक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन आएगा घंटी उसको जरूर दबा दीजिएगा। जैसे मंदिर में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं ताकि देवता सुन लें कि हम आ चुके हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी चैनल में जब आते हैं आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी दबाते हैं, तब हमें नोटिफिकेशन आता कि वाकई में हमारे, ठीक है, परिवार में सदस्य आ गए हैं। ठीक है। क्योंकि आपको सिलेक्शन पाना है, और रॉकेट की तरह यहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि रॉकिंग इन्फॉर्मेशन टीटी एग्जाम चैनल है जो आपके लिए सफलता का एक, ठीक है, रास्ता है। वो आपको रास्ता हम तय करवाएंगे, तो बने रहिए चैनल पर। ठीक है। और सभी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी प्लेलिस्ट अटेंड कीजिए। ठीक है। परीक्षा के पहले सभी वीडियोज आपको देखना जरूरी हो जाएगा, फिर इसके बाद, ठीक है, आपका सिलेक्शन पाना कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।